चलो आज हम लोग कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर का वन शॉट रिवीजन करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले कैश फ्लो स्टेटमेंट का एक बार फॉर्मेट रिवाइज करते हैं और जो नेसेसरी अकाउंट्स जो हम लोग को बनाना होता है उसका रिवीजन करते हैं और फिर 3 बढ़िया क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट में था क्या, हम लोग इनफ्लो और आउटफ्लो शो करते हैं ना, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी और फाइनेंसिंग एक्टिविटी का, वही कैश फ्लो स्टेटमेंट। ऑपरेटिंग एक्टिविटी क्या होता है, ऐसा एक्टिविटी जहां से मेन हम लोग का प्रिंसिपल रेवेन्यू, मतलब मेन जो हम लोग का बिजनेस का रेवेन्यू जनरेट होता है। लाइक मेरे लिए अगर कोचिंग पढ़ाना है तो कोचिंग पढ़ा करके जो स्टूडेंट से फीस आ रहा है वहां से मेरा मेन रेवेन्यू जनरेट हो रहा है, ठीक है। तो मेरे लिए यही हो गया ऑपरेटिंग एक्टिविटी। कोई अगर मान लीजिए फर्नीचर डीलर है तो उसके लिए फर्नीचर में डील करना, फर्नीचर खरीदना बेचना, वो उसके लिए ऑपरेटिंग एक्टिविटी हो जाएगा, ठीक है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी क्या होता है, बिजनेस को चलाने के लिए कुछ तो एसेट चाहिए हम लोग को, कुछ फिक्स एसेट्स चाहिए, तो फिक्स एसेट्स बाई करना और उसको सेल करना, या कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट बाई करना, सेल करना, या अगर कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट खरीदे होंगे तो उसके ऊपर कुछ इंटरेस्ट मिल रहा हो, चाहे डिविडेंड रिसीव हो रहा हो, तो वो सब हम लोग आ जाएगा इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी तो सबसे सिंपल था, शेयर डिबेंचर लोन बोल के हम याद करवाए थे। शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना या लोन लेना, या शेयर का रीपेमेंट करना, डिबेंचर होल्डर का रीपेमेंट करना या लोन का रीपेमेंट करना, और लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना और शेयर के ऊपर डिविडेंड पे करना, ये सब किस में आ जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक। चलो एक बार फॉर्मेट रिवाइज करते हैं फटाफट से। देखो मेन तो फॉर्मेट ऑपरेटिंग एक्टिविटी का ही याद करने लायक है, बाकी इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग का कोई फॉर्मेट नहीं है, सिंपल इनफ्लो और आउटफ्लो बताना है, ठीक है। चलो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का फॉर्मेट, कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। सबसे पहले आपको नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि हम लोग तो इससे भी पहले वो जो नेट प्रॉफिट तक कैसे पहुंचते हैं, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस, वो भी चाहो तो फॉर्मेट में बना सकते हो, तो उसको अलग से वर्किंग नोट में भी दिखा सकते हो। तो क्या था डिफरेंस बिटवीन सरप्लस, उसमें ऐड करते थे प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का, या इंटरिम डिविडेंड जो इस साल पे किए वो, अगर फिर प्रेफरेंस ईयर को डिविडेंड पे कर रहेंगे तो वो तो जो भी डिविडेंड है वो ऐड होगा, प्रपोज डिविडेंड, इंटरिम डिविडेंड, चाहे प्रेफरेंस ईयर का डिविडेंड। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, जो प्रोविजन फॉर टैक्स हम लोग बनाए वो ऐड होगा। अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस है या लॉस है तो वो ऐड होगा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम माइनस होगा और रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा, तो आ जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। अब देखो वन शॉट रिवीजन में किसी का लॉजिक नहीं डिस्कस हो सकता है, लॉजिक पूरा जो अपना मेन क्लास था वहां डिस्कस हुआ था, ठीक है। तो निकल जाएगा नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद अच्छा ये इनडायरेक्ट मेथड से बन रहा है तो हम लोग उल्टा चल रहे हैं, रिवर्स कर रहे हैं। तो अब जो भी नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस या लॉसेज होंगे उनको प्लस करेंगे और नॉन ऑपरेटिंग इनकम को माइनस। तो अब एडजस्टमेंट करेंगे नॉन कैश या नॉन ऑपरेटिंग आइटम, जैसे कि फेमस टेंजिबल एसेट्स का डेप्रिसिएशन, या कोई इंटेंजिबल एसेट लाइक गुडविल है या पेटेंट है तो उसका एमोटाइजेशन, ठीक है। अगर कोई एसेट बेचे है तो उसका लॉस प्लस होगा और प्रॉफिट है तो माइनस हो जाएगा, ठीक है। या लोन डिवेंचर वगैरह रहेगा तो उसके ऊपर जो इंटरेस्ट पे कर रहे होंगे वो। अच्छा ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चल जाएगा, यहाँ से तो हटेगा, कहाँ चल जाएगा, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक। देखो मेन तो यही सब मिलता है, बाकी ये सब एक्स्ट्रा है, ये सब हाई लेवल का क्वेश्चन रहेगा तो वहाँ रहेगा, अदरवाइज नॉर्मल यही सब मिलेगा। एसेट के ऊपर का तो पॉइंट रहेगा ना, तो एसेट का अकाउंट बनाएंगे तो वहाँ से उसका डेप्रिसिएशन मिल जाएगा, एसेट को खरीदे बेचे होंगे तो उसका जो भी प्रॉफिट और लॉस मिल जाएगा। तो मेन तो यही सब आइटम है, बाकी और देख लो, इंक्रीज इन प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट प्लस होगा और डिक्रीज वाला माइनस हो जाएगा। या कोई अंडर राइटिंग कमीशन पे किए है, या कोई शेयर इशू एक्सपेंस है, या डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर। अब देखो एक चीज हम यहाँ पर नोट की, इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, क्योंकि अगर मान लीजिए कोई डायरेक्ट अंडर राइटिंग कमीशन है, शेयर इशू एक्सपेंस हुआ है, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिवेंचर है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया है, तब वो यहाँ पर नहीं आएगा, इसलिए हम इसको अलग से हाईलाइट कर दिए। इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, तब उसको यहाँ से हटाएंगे, ठीक है। अगर वो सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हुआ तब वो यहाँ पर एड बैक नहीं होगा, ठीक है। और लेस में कुछ नॉन ऑपरेटिंग इनकम जैसे कि इंटरेस्ट रिसीव्ड है तो वो माइनस कर देंगे, डिविडेंड रिसीव्ड माइनस हो जाएगा, रेंट रिसीव्ड है तो वो माइनस हो जाएगा। और पता है ये तीनों आइटम फिर कहाँ जाएगा, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में इनफ्लो है, ठीक है। इसके बाद जैसे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेब्ट इंक्रीज हो रहा था तो प्लस, डिक्रीज हो रहा है तो माइनस, ठीक है। और अगर एसेट को बेच रहे तो लॉस हो रहा है तो प्लस, प्रॉफिट हो रहा है तो माइनस, ठीक है। फिर कहाँ पहुंचेंगे, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। इसके बाद करंट एसेट के साथ हम लोग नेगेटिव चलते हैं, मतलब कि अगर करंट एसेट्स डिक्रीज हो रहा है तो हम लोग प्लस करेंगे, इंक्रीज हो रहा है तो माइनस करेंगे। अच्छा करंट एसेट्स में मेन आइटम जो आएगा, इन्वेंट्री आएगा, ट्रेड रिसीवेबल आएगा, ये सब आएगा। अच्छा करंट लायबिलिटी के साथ पॉजिटिव चलेंगे, मतलब अगर वो इंक्रीज हुआ है तो हम लोग भी प्लस करेंगे, डिक्रीज हुआ है तो माइनस करेंगे। और मेन आइटम जो करंट लायबिलिटी में आएगा, ट्रेड पेबल हो गया, क्रेडिटर्स हो गया, बिल्स पेबल हो गया, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस हो गया, ठीक है। तो वही लिखा हुआ ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लायबिलिटी एंड लेस इंक्रीज इन करंट एसेट। एंड ये इस तरीके से याद भी नहीं कर पाओगे, वैसे याद रखोगे, करंट एसेट के साथ उल्टा काम करेंगे और करंट लायबिलिटी के साथ सीधा काम करेंगे। फिर पहुंचेंगे कैश जनरेटेड फ्रॉम
ऑपरेशन, इसमें से इनकम टैक्स पेड माइनस कर देंगे, अगर रिफंड रहा तो उसी में एडजस्ट कर देंगे, तो पहुंचेंगे कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। हालांकि बोर्ड एग्जाम में जो लॉन्ग क्वेश्चन आता है ना, उसमें जनरली एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम देता नहीं है, तो फाइनल अपना यहीं पर कैश फ्लो कंप्लीट हो जाता है ऑपरेटिंग एक्टिविटी वाला। बट ठीक है, फॉर्मेट है कैश फ्लो बिफोर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम, उसके बाद एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम, अगर वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है तो यहाँ पर लास्ट में जोड़ देंगे, अगर कहीं और का है तो वहाँ चल जाएगा, और अगर कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी एक्सपेंस जो ऑपरेटिंग एक्टिविटी का है तो ही उसको यहाँ पर माइनस करेंगे, नहीं तो जहाँ का वहाँ चल जाएगा। आंसर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम या यूज्ड इन ऑपरेटिंग एक्टिविटी। पॉजिटिव है तो फ्रॉम, नेगेटिव है तो यूज्ड, ठीक है। इसके बाद था कैलकुलेशन ऑफ कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। इसमें तो कुछ फॉर्मेट नहीं रटना, सिंपल याद करो ना, फिक्स एसेट्स या नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को परचेज करना और सेल करना। परचेज करेंगे तो आउटफ्लो होगा, सेल करेंगे तो इनफ्लो होगा, और इसके अलावा और कुछ इनफ्लो जैसे इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड और रेंट रिसीव्ड, ये सब आ जाएगा, ठीक है। और फाइनेंसिंग एक्टिविटी में मेन याद रखो शेयर डिबेंचर लोन और उसके ऊपर का इंटरेस्ट और डिविडेंड, शेयर इशू करना, डिबेंचर इशू करना, लोन लेना, ये सब इनफ्लो हो जाएगा। शेयर होल्डर को रीपेमेंट करना, डिबेंचर होल्डर का पेमेंट करना, लोन का रीपेमेंट करना या लोन के ऊपर इंटरेस्ट पे करना, डिविडेंड पे करना शेयर के ऊपर, वो सब किस में आ जाएगा, आउटफ्लो में, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में, ठीक है। तो इसको हम रीड करके टाइम पास नहीं करेंगे। अच्छा, ये वो जो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स कैसे निकालते हैं वो यहाँ पर लिख दिए थे, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस, प्रपोर्शनेट प्रीवियस ईयर वाला प्लस कर देंगे, इंटरिम डिविडेंड जो ड्यूरिंग द ईयर पे किए होंगे वो प्लस कर देंगे। फिर अगर इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर का डिटेल दोनों का होगा तो पे हो रहा होगा तो दोनों को पे हो रहा होगा, नहीं तो किसी को पे नहीं कर रहा होगा, ठीक है। प्रेफरेंस शेयर का डिविडेंड प्लस कर देंगे। हाँ, ट्रांसफर टू रिजर्व, लेकिन सुना, रिजर्व में हर तरह का रिजर्व नहीं, जैसे जनरल रिजर्व में अमाउंट इंक्रीज हो रहा है तो हाँ वो ट्रांसफर टू रिजर्व होगा, वो प्लस होगा। जैसे एक क्वेश्चन हम करवाए थे क्लास में कैपिटल रिजर्व वाला, कि एक नॉन करेंट इन्वेस्टमेंट को बेचे थे और उसका प्रॉफिट कहाँ ट्रांसफर हुआ, कैपिटल रिजर्व में, तो वो यहाँ पर ऐड नहीं होगा। हम लोग ट्रांसफर टू रिजर्व में वो रिजर्व वाला पॉइंट को यहाँ पर लिख रहे हैं जो हम लोग अपने प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से जो रिजर्व बनाते हैं, जो कैपिटल प्रॉफिट हुआ और वो डायरेक्टली अगर ट्रांसफर होता है उस तरह के रिजर्व में, जैसे कैपिटल रिजर्व हो गया, तो वो यहाँ पर नहीं आएगा। जैसे सिक्योरिटी प्रीमियम भी एक तरह से रिजर्व है, बट वो यहाँ पर नहीं आता है। तो यहाँ पर ट्रांसफर टू रिजर्व में कौन सा ट्रांसफर टू रिजर्व का बात कर रहे हैं, वो रिजर्व जो हम लोग नॉर्मल अपने कहाँ से बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। तो मेन वही सब आइटम मिलेगा तुमको, जनरल रिजर्व भी मिलेगा, ठीक है। उसके बाद प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, वो प्लस कर देंगे, और कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी एक्सपेंस है तो प्लस होगा, रिफंड ऑफ टैक्स माइनस होगा, एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम माइनस होगा, तो पहुंचेंगे नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम। हालांकि इसको वर्किंग नोट में ना बना करके हम लोग डायरेक्टली इसको फॉर्मेट में ही बना ले रहे थे, दोनों चलता है, ठीक है। चलो अब आप मेन लेजर का रिवीजन करो। अब कोई भी बड़ा क्वेश्चन आए चाहे छोटा क्वेश्चन आए, उसमें पक्का है कि एसेट का पॉइंट रहेगा ही रहेगा, नहीं तो मजा नहीं आएगा क्वेश्चन में, नहीं तो फिर इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो दम ही नहीं बचेगा, ठीक है। तो सबसे पहले फिक्स एसेट्स का अकाउंट जो बनाते थे तो उसमें ध्यान क्या रखना रहता था कि अलग से एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन दिया है कि नहीं। अगर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन नहीं दिया हुआ है तब तो सिर्फ एक ही अकाउंट बनेगा, जो भी एसेट है, मशीन, बिल्डिंग, जो भी होगा। तो पहला पॉइंट, पहला केस, व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू फिक्स एसेट अकाउंट, मतलब कि डायरेक्टली डेप्रिसिएशन कौन से अकाउंट में ट्रांसफर कर देते थे हम लोग, फिक्स एसेट के अकाउंट में, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, या उसका दूसरा नाम एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज नॉट मेंटेन। तब तो भैया एक ही अकाउंट बनेगा, जो भी मशीन है, बिल्डिंग है, फर्नीचर, एक ही अकाउंट बनेगा। उसमें उसका ओपनिंग बैलेंस आ जाएगा, एसेट है तो डेबिट बैलेंस से स्टार्ट होगा, क्लोजिंग बैलेंस आ जाएगा, ये क्वेश्चन में मिल जाएगा ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। बाकी एसेट का सेल करने का जो भी डिटेल होगा वो कहाँ मिलेगा, एडिशनल इन्फॉर्मेशन में। तो सेल करते समय क्या क्या बात आएगा, एक तो उसका सेलिंग प्राइस बाय बैंक अकाउंट, अगर बेचे होंगे लॉस है तो बाय लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट हुआ तो इधर आ जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल, और इस साल जितना भी डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है। हाँ, बाकी फिर बैलेंसिंग फिगर तुम्हारा क्या आ जाता है, मोस्ट ऑफ द केस में परचेज आ जाता है, ठीक है। तो जनरली वो परचेज का डिटेल नहीं देता, वो सेल का जानकारी देता है ताकि तुम लॉस प्रॉफिट से फाइंड आउट करो और बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाए, परचेज आ जाए, ठीक है। सेकंड केस में क्या होता है कि बैलेंस शीट में जो एसेट होगा उसके साथ एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन भी दिया रहेगा। तो व्हेन डेप्रिसिएशन इज क्रेडिटेड टू प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, दैट इज प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन या एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट इज मेंटेन्ड। तब तो हमको दो अकाउंट बनाना होगा फॉर्मेट एग्जाम में, एक फिक्स एसेट्स का और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। तो फिक्स एसेट में मोटा मोटी तो पॉइंट वही सभी, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बेचेंगे तो उसका सेल प्राइस, लॉस हुआ होगा तो लॉस, प्रॉफिट हुआ होगा तो प्रॉफिट। एक पॉइंट यहाँ पर सुनो, डेप्रिसिएशन की जगह क्या है, ये क्या बताते हैं, ये जो एसेट बेचे है ना उसका डेप्रिसिएशन है, टोटल डेप्रिसिएशन नहीं है। टोटल डेप्रिसिएशन तो इस अकाउंट में यहां पर आता है बाय डेप्रिसिएशन, यहां क्या है, जो एसेट बेचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन आएगा, और ये कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर मिलेगा, है ना। हाँ, तो फिर एक अकाउंट बनेगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। राइट साइड में ओपनिंग बैलेंस यहां से स्टार्ट होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस, जो एसेट बेचे उसका डेप्रिसिएशन यहां से निकला, और ये कॉन्ट्रा एंट्री यहां पर आया बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो फिर करंट ईयर का जो डेप्रिसिएशन है वो कहां पर आएगा, वो यहां पर आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ठीक है।
चलो इसके बाद इन्वेस्टमेंट या लैंड, इसके लिए देखो कोई अलग से याद नहीं करना है, नॉर्मल अकाउंट एसेट का ही है, बस अंतर क्या है हम अलग से हाईलाइट इसलिए कर दिए बिकॉज लैंड के ऊपर और इन्वेस्टमेंट के ऊपर डेप्रिसिएशन नहीं होता है। तो बाकी वही सब रहेगा, ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, बेच रहे होंगे तो सेल, लॉस और प्रॉफिट, इसमें डेप्रिसिएशन तो होता नहीं है, तो बस बाकी बैलेंसिंग फिगर क्या आ जाएगा, परचेस। ठीक है, इसके बाद पढ़े थे प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट, लाइबिलिटी होता है प्रोविजन फॉर टैक्स, इसलिए ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से चालू होगा, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस। अगर क्वेश्चन में टैक्स पेड का डिटेल दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर प्रोविजन मेड आ जाएगा, प्रोविजन मेड का डिटेल दिया हुआ है तो बैलेंसिंग फिगर टैक्स पेड आ जाएगा। अगर दोनों में से कुछ भी नहीं दिया हुआ है तो हम लोग एज्यूम कर लेते थे कि पिछले वाले को टैक्स पेड मानेंगे और इस साल वाले को प्रोविजन मेड मानेंगे, इतना बात बताया था। ठीक है, अच्छा इसमें ये टैक्स पेड लास्ट में कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन के बाद माइनस हो जाता है और ये वाला ऊपर में स्टार्टिंग में डिफरेंस बिटवीन सरप्लस के साथ ऐड हो जाता है। चलो स्टार्ट किया जाए क्वेश्चन। मे भी अभी नहीं समझ में आ रहा होगा अगर रिवीजन करके नहीं आओगे, बट अब क्या जैसे पढ़ लोगे और बोर्ड के एग्जाम के समय में ये वीडियो को रिवीजन करोगे तो फटाफट काम हो जाएगा, सारा इंपॉर्टेंट बात हम बोल रहे तो उस समय रिवीजन करोगे तो ज्यादा काम आ जाएगा। खैर अब तो ऐसे भी बोर्ड एग्जाम में ज्यादा टाइम ही कहाँ बचा है। चलो क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, ये पहला क्वेश्चन तुम्हारा सीबीएसई सैंपल पेपर 2024-25 वाला है। ठीक है, पढ़ना क्वेश्चन। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कैलकुलेट द कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, सिर्फ इतना ही पूछ रहा है, इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। ठीक है, डिटेल में क्या दिया हुआ है 2023-2024, तो ये पिछला साल ओपनिंग बैलेंस मानेंगे, इसको क्लोजिंग बैलेंस मानेंगे। ठीक है, मशीनरी और उसके ऊपर का तो दो अकाउंट बनेगा, एक मशीनरी और एक एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, मशीनरी ये कॉस्ट ही है, पिछले साल था 20 लाख, मतलब जब भी खरीदेंगे एसेट 20 लाख का ही खरीदेंगे और आज हमारे पास टोटल है 28 लाख के कॉस्ट का एसेट। इसके ऊपर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन जमा हो चुका है 4 लाख और ईयर एंड पर है 6.5 लाख। ठीक है, एडिशनल इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। चलो तो काम करो, इसको छोड़ो, पहले फॉर्मेट बनाओ, दो अकाउंट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। थोड़ा बड़ा ही बनाना, ठीक है, क्योंकि थोड़ा डिटेल ज़्यादा है। टू बैलेंस ब्राउट डाउन, चलो इसको फॉर्मेट याद दी वो कोशिश करो याद करने का। सबसे पहले एसेट का ओपनिंग बैलेंस, ठीक है, टू बैलेंस बीडी, इधर इसका क्लोजिंग बैलेंस आएगा बाई बैलेंस सीडी। और पता है जो 3 क्वेश्चन करेंगे ना, तीनों क्वेश्चन में ये बनेगा, मतलब मशीन अकाउंट और उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो 3 बार कम से कम क्वेश्चन करेंगे तब तो याद हो जाना चाहिए। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया, परचेज होगा तो वो डिटेल इधर रहेगा, सेल होगा तो वो इधर रहेगा। ठीक है, तो हम सेल का ही मानते हैं, बाई बैंक अकाउंट। ठीक है, अब सुनो, अगर एसेट सेल हुआ होगा तो डिपेंड करता है उसमें प्रॉफिट आया तो लॉस, लॉस आएगा तो इसी में बाई लॉस ऑन सेल, प्रॉफिट आएगा तो इधर हो जाएगा टू प्रॉफिट ऑन सेल। अच्छा ये हम तुमको फॉर्मेट रिवीजन करवा रहे हैं, क्वेश्चन में जरूरी नहीं कि ये हो, हम तुमको फॉर्मेट रिवीजन करवाने के लिए एक बार लिख रहे हैं, टू बाई लॉस ऑन सेल या प्रॉफिट ऑन सेल। ठीक है, अच्छा जो एसेट को बेचे उसका टोटल डेप्रिसिएशन आएगा, जो एसेट बेचे सिर्फ उसका अभी तक जितना डेप्रिसिएशन लगा होगा वो यहां पर हो गया बाई एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, अब सुनना ध्यान से, ये तो हम लोग एसेट को बेच रहे हैं, ऐसा हो सकता है कि मेरा एसेट डिस्ट्रॉय हो गया हो अर्थक्वेक फायर किसी कारण से, और हम लोग इंश्योरेंस करवाए हुए थे तो उतना पैसा हमको किससे मिल जाए, इंश्योरेंस कंपनी से, तो बात तो बराबर है, बाई बैंक अकाउंट ही होगा। ठीक है, अच्छा पूरा पैसा रिकवर हो ऐसा जरूरी नहीं है, लॉस भी हो सकता है, या कभी ज़्यादा रिकवर हो गया तो फायदा भी हो सकता है, तो वहाँ पर भी वही लॉस ऑन, लेकिन वो बस सेल नहीं होगा, लॉस तो होगा, लॉस या तो प्रॉफिट, बट वो लॉस ऑन सेल नहीं होगा, वो लॉस बाय फायर हो सकता है, लॉस बाय अर्थक्वेक हो सकता है। ठीक है, अच्छा और जो ऐसे डैमेज हुआ फायर से अर्थक्वेक से उसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ठीक है, तो चाहे बेच रहे हो चाहे ऐसे डिस्ट्रॉय हुआ और इंश्योरेंस कंपनी से पैसा मिल रहा हो, बनेगा तो वो इसी तरीके से। ठीक है, तो एक काम करो, क्वेश्चन देखो, सबसे पहले मशीनरी का ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस कॉपी करो, 20 लाख और 28 लाख, करते करते याद हो जाएगा, करो 20 लाख और 28 लाख, ये रहा ओपनिंग बैलेंस 20 लाख, ये क्लोजिंग बैलेंस 28 लाख। ठीक है, ओपनिंग बैलेंस हो गया, क्लोजिंग बैलेंस हो गया,
एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, रुक जाओ तो अदर बात बनाते हैं, नीचे आओ। मशीनरी कॉस्टिंग 50,000 यानी खरीदे होंगे 50,000 का, बुक वैल्यू है, इसका मतलब ये पता है 50,000 का कभी खरीदे थे, 10,000 का डेप्रिसिएशन हो गया होगा तब उसका बुक वैल्यू कितना है 40,000। वाज लॉस्ट बाय फायर एंड इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला है 32। तो बेचे नहीं है लेकिन इंश्योरेंस क्लेम मिला ना एक तरह से, समझो इंश्योरेंस कंपनी उठा के ले गया एसेट और कितना दे दिया 32,000। तो बाई बैंक अकाउंट 32,000, ठीक है। ये लॉस ऑन सेल ना होकर के लॉस बाई फायर हो गया, हालांकि लॉस ऑन सेल वाला भी पॉइंट है इसी क्वेश्चन में है, दोनों है, ठीक है। पर ठीक है, लॉस बाई फायर कितना लॉस होगा बताओ, 50,000 से कंपैरिजन होगा कि 40 से, 40 से, बुक वैल्यू से 40,000 के बदले कितना मिला 32,000, तो 8,000 तो अपना नुकसान, लॉस बाय फायर, ठीक है, 8,000 का नुकसान हो गया। अच्छा, जो एसेट डिस्ट्रॉय हुआ ना उसके ऊपर अभी तक कितना डेप्रिसिएशन हो चुका था, 50,000 का खरीदे थे, बुक वैल्यू कितना है 40, तो उसका डेप्रिसिएशन कितना है 10,000, तो उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन हो गया 10,000। बोलो ये पॉइंट समझ में आया, हो जाएगा तो आराम से, ठीक है। हाँ, इसका कॉन्ट्रा एंट्री करेंगे जब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बनाएंगे तो वहां पर कॉन्ट्रा एंट्री होगा, ठीक है, हो गया ना। अब सुनो, अब एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट बना लो, नहीं तो उसके बिना अब काम नहीं बन सकता है। ये क्वेश्चन ऐसे बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन पता क्या होता है, ये सिंपली बताता है कि जो तुम्हारे पास अभी एसेट है ना उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन हुआ है। ये भी थोड़ा बड़ा ही बनाना, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं, ठीक है। इसका ओपनिंग बैलेंस क्रेडिट साइड से चालू होता है, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का क्रेडिट बैलेंस होता है, बाई बैलेंस बीडी, ओपनिंग बैलेंस, और इधर टू बैलेंस सीडी, क्लोजिंग बैलेंस। तो ओपनिंग बैलेंस कितना है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का 4 लाख, क्लोजिंग है 6,50,000, 4 लाख एंड 6,50,000, ठीक है। अब देखो इस अकाउंट का फॉर्मेट में यहां पर एक चीज इधर आता है, एक चीज इधर आ जाता है, ठीक है। करंट ईयर में जितना भी डेप्रिसिएशन होगा इस साल, मतलब इस साल जो भी एसेट यूज किए होंगे उसका टोटल डेप्रिसिएशन यहां आएगा, और यहां से वो डेप्रिसिएशन हटेगा जो एसेट बिक गया या लॉस बाय फायर है, उसका डेप्रिसिएशन यहां से हटेगा। तो एक एसेट डिस्ट्रॉय हुआ है फायर में, तो उसके ऊपर कितना डेप्रिसिएशन था 10,000, तो जब वो एसेट गया तो उसका डेप्रिसिएशन 10,000 हटाएंगे, तो कॉन्ट्रा एंट्री यहां से निकलेगा 2, ट्रांसफर हो गया मशीनरी अकाउंट में, 2 मशीनरी अकाउंट में 10,000, खत्म, ये कॉन्ट्रा एंट्री खत्म। तो पहला वाला पॉइंट तो अपना सॉल्व हो गया, इस पॉइंट का सारा पोस्टिंग कंप्लीट कर लिए। सेकंड पॉइंट पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ड्यूरिंग द ईयर, इस साल टोटल डेप्रिसिएशन कितना है 3.5 लाख, तो ये कहाँ लिखेंगे इस साइड, जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं उसका एंट्री होता है डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो यहाँ पर जितना भी इस साल डेप्रिसिएशन चार्ज किए बाय डेप्रिसिएशन, करंट ईयर का डेप्रिसिएशन है ये, बेसिकली हम लिख देते हैं ये करंट ईयर में जो डेप्रिसिएशन चार्ज किए वो है, ठीक है। कई बार ये बैलेंसिंग फिगर आता है, इस बार ये दे दिया है, सोचो इस बार ये दे दिया है, देखना कुछ और बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। बोलो कितना चार्ज किए 3,50,000, ठीक है। अब में भी ऐसा लग रहा हो कि 1 2 3 4 चारों इन्फॉर्मेशन मिल गया और तो मैच करना चाहिए, नहीं कर रहा होगा, ठीक है। देखो 650 और इधर 660 हो रहा है, इधर 3, बाप रे, तो कुछ अभी रुको लोचा है, ठीक है, अभी देखते हैं। एक पॉइंट और है, पढ़ो, एट अ पार्ट ऑफ मशीन कॉस्टिंग 250, उसको बेचे कितने के लॉस में 20,000, तो कितने में बेचे होंगे सोचो सोचो, 2.5 लाख का एसेट है और 20,000 के लॉस में बेचे तो कितने में बेचे होंगे 2,30,000, यही तो फंस गए, 2,30 में नहीं बेचे होंगे क्योंकि कंपैरिजन बुक वैल्यू से होता है ना, कॉस्ट से थोड़े होता है। उस एसेट को यूज भी तो किए होंगे पास्ट में, 2.5 लाख एसेट था, उसको यूज करके उसका आज बुक वैल्यू कितना है पता है नहीं, तो सोचो ये जो एसेट बिक रहा है ना इसका बुक वैल्यू नहीं पता, तो कैसे पता करेंगे बुक वैल्यू, तो सोचो जो ये एसेट बिक रहा है इसका डेप्रिसिएशन पता चल जाए कि ये कितने दिन, मतलब इसका अभी तक का डेप्रिसिएशन कितना बना है तो काम हो जाएगा, तो पता वो कहाँ से आएगा, ये जो अकाउंट बना हुआ ना इसका बैलेंसिंग फिगर, सोचो मस्त क्वेश्चन है। देखो उधर का टोटल जोड़ो 750, तो इधर भी हो गया 750, तो 750 में से 650 और ये 10 घटेगा, कितना बचेगा
तो ये 90,000 बताओ क्या होगा, पता है ये 90,000 किसका डेप्रिसिएशन यहां से निकल रहा है, जो एसेट बेचे हैं उसका टोटल एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। तो ये भी ट्रांसफर होगा कहां पर, मशीनरी अकाउंट में। ठीक है, ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका है, जो मशीन लॉस्ट बाय फायर है, और ये बैलेंसिंग फिगर बच रहा है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किसका, जो मशीन को बेचे। तो सुनो, जो मशीन को बेचे उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन 90,000 है ना, तो बताओ एसेट का कॉस्ट कितना है 2.5 लाख, और अगर 90,000 का डेप्रिसिएशन हो चुका होगा तो 2.5 लाख में से 90,000 घटाओगे तो कितना उसका बुक वैल्यू बचेगा 1,60,000। अब बताओ 1,60,000 के एसेट को कितने के लॉस में बेचे हो 20, तो कितने में बेचोगे 140। क्वेश्चन तो बड़ा मस्त है एकदम। ठीक है, लिखो बेचे कितने में 1 लाख, ये अकाउंट तो खत्म हो गया। आओ इधर आओ, बाय बैंक अकाउंट, इस बार बेच रहे हैं, बेचने में लॉस हुआ है बाय लॉस ऑन सेल, और अभी तक का उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रीसिएशन। ठीक है, बोलो बेचे कितने में 1,40,000 में, लॉस हुआ 20,000, और टोटल उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना है 90,000। देखो रिकंसिलेशन करोगे तो कॉस्ट मिल गया, एसेट का कॉस्ट 2.5 लाख। ठीक है, ठीक था क्वेश्चन। बट ऐसा नहीं कि सिंपल पेपर वाला उठ के एग्जाम में कभी क्वेश्चन पे आ जाए, नहीं, बट इससे कंसेप्ट सीखने को मिला। हो गया, चलो अब इस अकाउंट को बंद करो और देखो एसेट का बैलेंसिंग फिगर, कितना एसेट खरीदे हम लोग। ये था 28 लाख, इधर हो रहा था 2.5 लाख ना, 28 लाख और 2.5 लाख 30 लाख 50,000, और इधर 50 लाख 31 लाख, 31 लाख। इकतीस लाख में से माइनस कर दिए 20 लाख, 11 लाख का हम लोग का बैलेंस। वहाँ क्यों लिख रहे हैं हम, प्रॉफिट ऑन सेल तो है ही नहीं, खरीदे ना एसेट टू बैंक अकाउंट 11 लाख, बैलेंसिंग फिगर हो गया। चलो अकाउंट तो बन गया, बस अब इन्वेस्टिंग एक्टिविटी दिखाना है। इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में तो बस 2 ही आइटम आएगा, परचेज एंड सेल। मतलब सेल में मतलब ये भी पैसा आया ही है, ये भी आएगा, इंश्योरेंस क्लेम जो मिला और सेल करके जो मिला, 2 इनफ्लो है और 1 आउटफ्लो। लिखो हेडिंग डालो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब प्रेजेंटेशन कर देना एग्जाम अच्छा से, ऐसे लिखना कैश फ्लो इतना फॉर्मेट बना के आओगे जितना हम अभी बना रहे ना, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिखोगे। हाँ, पर्टिकुलर्स अमाउंट जरूर लिखोगे फॉर्मेट में। पर्टिकुलर्स अमाउंट मतलब कि रुपीस। लिख नहीं रहे हो तुम, लिख लिए सारा कुछ कंप्लीट कर लिए, मेरे से पहले लिख लिए। कब लिखोगे, मतलब अलग से बोलना पड़ेगा लिखने के लिए। हम लोग बाकी बेवकूफ़ है जो हम लोग यहाँ पे लिख रहे हैं। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव, इतना आलसी मत बनो। इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड, जब तक लिखोगे नहीं सीखोगे कैसे। अब हम तो ओरली हम भी तो बोल सकते हैं ये दोनों इनफ्लो ये आउटफ्लो बना लेना घर में, प्रैक्टिस मेन है ना, प्रैक्टिस ही तो करना है। इंश्योरेंस क्लेम कितना मिला, कितना 32,000 इनफ्लो, और एक एसेट को बेच के मिला था सेल ऑफ मशीन, सेल ऑफ मशीन कितना आया था 1,40,000, 2 हो गया इनफ्लो, और एक परचेज ऑफ मशीन आउटफ्लो, एक 11 लाख। अच्छा, इसके कारण तो नेगेटिव हो जाएगा आंसर। हाँ, सो फाइनल आंसर आएगा कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कितना 9 लाख, 9,28,000 नेगेटिव। ठीक है, क्या हाँ,
हो तो गया ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी इनकम, और क्या अलग से क्या ही करोगे। लिखना तो लिख दो, ऐसे भी ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 9,28,000। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर 2। ये पहला था सीबीएसई सैंपल पेपर वाला, ठीक है, 2024-25 वाला। क्वेश्चन 2, read the hypothetical text and answer the questions given below on the basis of the same. Aditi initiated her startup Fizz India Fizz Limited in 2019. Fizz Limited is an organic juice extracting unit. Its profit are increasing year after year because of the increasing awareness towards health. जो भी लिखा है हमको कोई मतलब नहीं है. Following information has been extracted from the balance sheet of Fizz for the year ended 31 मार्च 2022. शेयर कैपिटल है, डिवेंचर है, मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है, और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। बनाना क्या, कैलकुलेट कैश फ्लो ऑफ फिज लिमिटेड फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी एंड फाइनेंसिंग एक्टिविटी, ठीक है। अब देखो ऊपर में डिटेल जो दिया हुआ है, शेयर कैपिटल 60 लाख से हो गया 90 लाख, तो 30 लाख का शेयर इशू किए होंगे फाइनेंसिंग एक्टिविटी। डिवेंचर 50 लाख से घट करके हो गया 30 लाख, तो 20 लाख आउटफ्लो हुआ होगा, रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर, फाइनेंसिंग एक्टिविटी। मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का तो बनाना ही पड़ेगा अकाउंट, और नीचे में देखो कुछ मशीन के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया है, डेप्रिसिएशन दिया है, ठीक है। इंटरेस्ट पे किए तो फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चल जाएगा, डिविडेंड पे करना फाइनेंसिंग एक्टिविटी में चल जाएगा। अच्छा, डिवेंचर को रिडीम किए प्रीमियम पर 10% के, इसका मतलब यहाँ पर 20 लाख का जो फेस वैल्यू कम हो रहा है ना डिवेंचर, उनको 20 लाख से ज़्यादा वापस किए होंगे। 10% प्रीमियम ना, तो 20 लाख के ऊपर 10% 2 लाख, तो 2 लाख और वापस किए, उसको बोलते हैं प्रीमियम ऑन रिडेम्पशन ऑफ डिवेंचर। तो टोटल उनको कितना वापस किए, 22 लाख। इस क्वेश्चन में कोई टफ नहीं है, बस यही है, इसका प्रैक्टिस हो जाएगा मशीनरी अकाउंट एंड एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। क्वेश्चन नंबर 2, और ये क्वेश्चन कब का है पता है, पिछले साल के बोर्ड एग्जाम का क्वेश्चन है, सीबीएसई 2023, 6 नंबर। हाँ देख लो क्वेश्चन का लेवल 6 नंबर का बनता है कि नहीं। मशीनरी अकाउंट, तो ये वन शॉट रिवीजन में इसी टाइप का हम क्वेश्चन करवाते हैं, मतलब जो पास्ट में आया है या आने का जो चांसेस है। ये नहीं कि वो टफ क्वेश्चन करवा के कोई फायदा नहीं वन शॉट रिवीजन में, जो बोर्ड में आ रहा है क्वेश्चन जिस टाइप का पैटर्न का, उसी टाइप का प्रैक्टिस होगा, ठीक है। चलो, मशीन का ओपनिंग बैलेंस, क्लोजिंग बैलेंस, टू बैलेंस बीडी इधर हो गया, बाय बैलेंस सीडी, है ना। बाकी अगर एसेट को बेच रहे होंगे तो उसका सेल प्राइस, उसका लॉस या प्रॉफिट हो सकता है, या उसका अभी तक का एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। एक अकाउंट और बना ही लेते हैं नीचे, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। वैसे इस क्वेश्चन में भी एक बढ़िया पॉइंट तुम लोग को सीखने को मिलेगा, डेबिट एंड क्रेडिट। राइट साइड में बाई बैलेंस बीडी टू बैलेंस सीडी, हो गया। चलो पहले बैलेंस कॉपी कर लो। मशीनरी का ये रहा 21, इधर 22, ओपनिंग बैलेंस इधर 20 लाख, इधर 28 लाख, 20 से हो गया 28, 20 लाख 28 लाख। इस दो अकाउंट का इंपॉर्टेंस तो तुम लोग को आज समझ में आ ही जाएगा, ठीक है। 20 लाख और 28 लाख, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है उधर 60,000, इधर 90, ओपनिंग 60,000, 90। एग्जाम में अगर गलत कॉपी कर लिए उल्टा तो वहीं तुम लोग फेल हो गए, उल्टा ही कॉपी, उधर 90 लिख दी, इधर 60, तो गए कम से। ये नहीं कि छोटा नंबर इधर लिखे बड़ा नंबर, वो सब नहीं, एक्स्ट्रा को दिमाग मत लगाना, ओपनिंग बैलेंस और क्लोजिंग बैलेंस लिखे। चलो हो गया। अब सुनो, यहाँ पर आता है डेप्रिसिएशन करंट ईयर का, और यहाँ अगर कोई एसेट बेचे होंगे तो उसका डेप्रिसिएशन यहाँ से आउट होगा, ये ना, ठीक। पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसका कॉस्ट है 4 लाख, उसको बेचे कितने के गेन में, 30,000, तो कितने में बेचे होंगे, 4 30, फिर फंस गया तुम लोग। 4 लाख तो कॉस्ट था, कॉस्ट से कंपेरिजन होगा कि बुक वैल्यू से, बुक वैल्यू से, फिर फंसा ना। 4 लाख कॉस्ट है और बेचे 30,000 के प्रॉफिट में, तो पहले ये देखो 4 लाख एसेट को कितना यूज कर लिए, उसका बुक वैल्यू कितना बच रहा है। तो नीचे पढ़ो, डेप्रिसिएशन चार्ज्ड ऑन मशीन
ड्यूरिंग द ईयर, ये तो टोटल डेप्रिसिएशन है, इस साल मशीन में कितना डेप्रिसिएशन चार्ज किए, 50,000, ये कहाँ लिखेंगे? क्या ये 50,000 इसके बारे में है, इस मशीन का? नहीं नहीं, ये टोटल डेप्रिसिएशन, तो ये कहाँ आएगा? बाय डेप्रिसिएशन लिखो, हाँ ये दिया हुआ है, बाय डेप्रिसिएशन करंट ईयर का चार्ज किए थे 50,000। तो इसके कारण पता है ये अकाउंट पहले बंद होगा, ये बड़ी बढ़िया क्वेश्चन है, इस बार ये अकाउंट पहले बंद होगा और इस अकाउंट से बैलेंसिंग फिगर निकलेगा कि जो एसेट को बेचे उसका डेप्रिसिएशन। पिछले क्वेश्चन में भी लगभग यही कंसेप्ट यूज हुआ था, है ना? तो यहां पर, और ये डेप्रिसिएशन ट्रांसफर किस अकाउंट में होगा? मशीनरी में। बोलो तो कितना आ रहा है? 1,10,000, 1,10,000 में से 90 हुआ 20, यानी जो एसेट बेचे उसका डेप्रिसिएशन कितना है? 20। अब बताओ सही प्रॉफिट कितना आएगा? एसेट का कॉस्ट था 4 लाख और उसका अभी तक डेप्रिसिएशन कितना हो चुका होगा? 20, यानी कि उसका बुक वैल्यू कितना बचा होगा? 380। 380 के एसेट को हम लोग बेचे कितना प्रॉफिट कमा के? 30,000। तो 380 प्लस 30, 4,10,000। ठीक है, हाँ अब एक क्वेश्चन बना लिए तो अब ऐसा आएगा एग्जाम में, अब टेंशन नहीं होगा, है ना? कितना हो गया? 4,10,000। लिखो बाय बैंक अकाउंट। ठीक है, हो गया 4,10,000। लॉस की प्रॉफिट इधर आएगा, टू प्रॉफिट ऑन सेल कितना? 30,000। और ये कॉन्ट्रा एंट्री, जो एसेट बेचे उसका एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना? 20,000। देखो तुमको रिकंसिलेशन कराए, 3 10 प्लस 20, 4 30, 4 30 माइनस 30, 4 लाख। देखो कॉस्ट कितना हट रहा है? 4 लाख ही तो हट रहा है। हो गया खत्म, ये अकाउंट बंद हो गया, इस अकाउंट को बंद कर लो और ढूंढो कितना हम लोग का बैलेंसिंग फिगर बैंक अकाउंट आ रहा है। 28 लाख प्लस 4 10 प्लस 20, 28 लाख और 4 लाख कितना गया? 32,30,000, 32,30,000। बाकी तो कैलकुलेशन है। 32,30,000 माइनस 20,30,000, 30 कट गया और 32 में से 20 गया, 12 लाख। 12 लाख, 12 लाख का एसेट खरीदे होंगे टू बैंक अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर। बोलो इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तुम लोग कंप्लीट कर लोगे? इन्वेस्टिंग एक्टिविटी तो हो जाएगा। सेल करके कितना आया? 4 10 और गया कितना? 12 लाख। अच्छा 12 लाख ज़्यादा चला गया ना, तो 12 लाख माइनस 4 10, 7,90,000 नेगेटिव आ रहा होगा, 7,90,000 नेगेटिव आएगा। देख लो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, तो ये बना लोगे सिंपल सेल ऑफ मशीन और एक परचेज ऑफ मशीन लिख के बना लेना, इसमें टाइम वेस्ट करके फायदा नहीं है। ठीक है, हाँ फाइनेंसिंग करवाते हैं। अब फाइनेंसिंग में स्टार्ट करो, लिखो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी, हेडिंग डालो कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स अमाउंट। ठीक है, फाइनेंसिंग एक्टिविटी में ऊपर से स्टार्ट करो। शेयर 60 लाख से बढ़ करके 90 लाख हो गया, क्या लिखोगे? इशू ऑफ शेयर्स, इशू ऑफ शेयर्स 30 लाख। इनफ्लो है ना, पैसा आया। डिवेंचर घटा है, 50 लाख से 30 लाख हुआ है, 20 लाख का तो रिडेम्पशन किए, ये फेस वैल्यू, लेकिन नीचे एक पॉइंट लिखा हुआ था कि हम लोग डिवेंचर को रिडीम किए कितना प्रीमियम पर? 10% के प्रीमियम में, कब? 31 मार्च 2022। खैर उससे अब हमको कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा, बिकॉज वो इंटरेस्ट कैलकुलेट करके हमको ऊपर दे चुका था। ठीक है, चलो 10% एक्स्ट्रा देना है, तो टोटल 20 लाख वो देंगे और 2 लाख प्रीमियम देंगे। हम जोड़ के नहीं लिखेंगे, अलग अलग लिखेंगे। लिखो रिडेम्पशन और डिवेंचर अलग लिखो, रिडेम्पशन ऑफ 11% डिबेंचर, ये हम फेस वैल्यू अलग लिख दे रहे हैं, 20 लाख आउटफ्लो। ठीक है, और 2 लाख जो हम पे कर रहे हैं प्रीमियम पेड ऑन रिडेम्पशन ऑफ वही 11% डिबेंचर।
उसी 20 लाख का 10% होगा 2 लाख, तो टोटल 22 लाख हो गया। ठीक है, खत्म, शेयर डिवेंचर खत्म। अच्छा, ये जो प्रीमियम पे किया ना एक्स्ट्रा 2 लाख, ये 2 लाख का जो लॉस है इसका और ट्रीटमेंट क्या होगा? अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम से राइट ऑफ हो गया होता तब ये और फिर उसका और फर्दर ट्रीटमेंट नहीं करेंगे, लेकिन अगर ये सिक्योरिटी प्रीमियम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस से राइट ऑफ हो रहा है तो जब ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाएंगे तो वहां पर ऑपरेटिंग एक्टिविटी को वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है ना, उसके बाद क्या करेंगे? प्लस करेंगे। आज हम फॉर्मेट में पढ़ा थे शेयर इशू एक्सपेंस, डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, रिटर्न ऑफ अंडर राइटिंग कमीशन, ब्रैकेट में लिखे थे इफ रिटर्न ऑफ फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। तो वही चीज है, अगर ये प्रीमियम और रिडम्पशन डिबेंचर का जो नुकसान है अगर ये स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस से राइट ऑफ हुआ है तो ये फिर कहाँ ऑपरेटिंग एक्टिविटी में क्या होगा? प्लस। हालांकि इस क्वेश्चन में ऑपरेटिंग एक्टिविटी बनाना नहीं है, फुल फ्लेज क्वेश्चन है नहीं और डिटेल इन्फॉर्मेशन है नहीं। ठीक है, हाँ, तो और कुछ करना नहीं है। और बोलो, नीचे आओ। इंटरेस्ट कितना पे किए? 550, ये भी आउटफ्लो होगा फाइनेंशियल एक्टिविटी में। और डिविडेंड पे किए 3 लाख, ये भी आउटफ्लो होगा। तो लिख दो, एक 3 लाख और एक 5,50,000। इंटरेस्ट पेड, इंटरेस्ट पेड ऑन 11% डिबेंचर, आउटफ्लो है 5,50,000। और दूसरा डिविडेंड पेड 3 लाख, ये अभी आउटफ्लो है। चलो, अब आउटफ्लो वाला को अलग जोड़ लो, इनफ्लो वाला का माइनस करके देख लो। कितना? सिर्फ 50,000 नेगेटिव? हाँ ठीक है, 50,000 नेगेटिव। कैश यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी। इन्वेस्टिंग वाला होमवर्क है, बना लोगे, अपने से लिख लोगे। तब वो ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, नहीं तो नहीं होगा। तो सिक्योरिटी प्रीमियम से करेंगे तो फिर कुछ अलग से थोड़ा ट्रीटमेंट करना, वो तो आपस में कट गया। हाँ, करवाए रेगुलर क्लास में क्वेश्चन करवाए, हम सब करवाए, छोड़े कुछ भी नहीं है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। इसमें इसका रिवीजन हो जाएगा। तो सब ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग तीनों। हाँ, लॉन्ग क्वेश्चन काम नहीं लाया, क्यों? फिर वो तो लॉन्ग क्वेश्चन एक ही क्वेश्चन बनाने में पूरा क्लास निकल जाता है, वो तो रेगुलर क्लास में बहुत करवाए है। ठीक है, चलो। फ्रॉम द फॉलोइंग पर्टिकुलर्स ऑफ फैंटम लिमिटेड यू आर रिक्वायर्ड टू कैलकुलेट कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी एंड कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पहले क्वेश्चन का लेवल पढ़ो, क्या क्या दिया हुआ है। प्लांट मशीनरी लो, फिर आ गया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन, तो तीसरे बार रिवीजन हो जाएगा। फिर गुडविल है। अच्छा, गुडविल देखो ना, 90 से घट करके कितना हो गया? 70, तो गुडविल एमोटाइज्ड। चलो आगे बढ़ो। इन्वेंट्री, ट्रेड पेबल, ये तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के बाद इसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद वो जो होता है ना करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट करते हैं, वहां काम आ जाएगा इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल। प्रोविजन फॉर टैक्स का तो अगर नीचे में कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं है तो पिछले साल को टैक्स पेड मान लेंगे, करंट ईयर वाले को प्रोविजन मेड मान लेंगे, सलट गया। और ये तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस का जो बैलेंस, इसी को सरप्लस बोलते हैं। ये तो डिफरेंस बिटवीन सरप्लस लेके चालू कर लेंगे। बाकी नीचे क्वेश्चन में इन्फॉर्मेशन देखो। ड्यूरिंग द ईयर, एक मशीन का इन्फॉर्मेशन है ना, तो एक अकाउंट बना लेंगे मशीन का। ड्यूरिंग द ईयर अ मशीन जिसका बुक वैल्यू है 50,000, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन 20,000, उसको बेचे कितने के लॉस में? 6। और दूसरा पॉइंट है कंपनी प्रपोज डिविडेंड ऑफ 30,000 एंड 45,000 ऑन इक्विटी शेयर की शेयर का फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 23 एंड 24। 24 से तो हमको मतलब होगा नहीं, हमको तो पिछले साल से मतलब है कितना? 30। क्वेश्चन में कोई खास लेवल नहीं है, मेन इस क्वेश्चन को बनाना है तो फटाक से पहले प्लांट मशीनरी और एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट बना लो। क्वेश्चन 3, तो इसी टाइप का क्वेश्चन ना ज्यादा एग्जाम में पूछता है, इसी तरीके का छोटा छोटा क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, कुछ इन्फॉर्मेशन दे देगा और कोई 2 एक्टिविटी दे देगा बनाने। यही बना लेते एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। ओपनिंग बैलेंस टू बैलेंस ब्राउट डाउन, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी। इसका ओपनिंग बैलेंस राइट साइड से चालू होगा। बोले तीसरी बार तुम लोग बना रहे, याद हुआ?
बाय बैलेंस बीडी एंड टू बैलेंस सीडी। ये 3 क्वेश्चन को तो एग्जाम के समय भी जरूर रिवाइज करना। अब सुनो, इधर डेप्रिसिएशन आता है ना टोटल करंट ईयर का, और इधर आता है वो एसेट जिसको बेचे उसका डेप्रिसिएशन, ठीक है। इधर तो एसेट को सेल करने का बात आएगा, बाय बैंक अकाउंट, उसका अभी तक का टोटल डेप्रिसिएशन और लॉस, और प्रॉफिट है तो इधर। चलो पहले ओपनिंग बैलेंस क्लोजिंग बैलेंस लिख लो प्लांट मशीनरी का। पिछले साल 2023 में ओपनिंग बैलेंस कितना 420, और बाद में हो गया 4 लाख, 420 फिर 4 लाख, 420 और फिर 4 लाख, हो गया 420 और 4 लाख। क्लोजिंग बैलेंस, अच्छा इसका एक्यूमुलेटेड पिछले साल था 110, फिर हो गया 130, 110 और 1,30,000, ठीक। नीचे पढ़ो, ड्यूरिंग द ईयर 2023-24 अ मशीन जिसका बुक वैल्यू है 50, सुनो कॉस्ट नहीं बता रहा, डायरेक्टली बुक की वैल्यू बता रहा है, जिसके ऊपर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना हुआ है 20, तो क्या दोबारा घटाएंगे? नहीं, अगर ये कॉस्ट देता ना कि कॉस्ट है 50,000, तब हम बोलते कि उसमें से 20 घटा के बुक वैल्यू पता करो, वो पहले ही बुक वैल्यू दे रहा है। अब जैसे किसी लोग को आदत हो जाता है कि अरे वो दिया तो घटाएंगे, अरे क्यों घटाएंगे, तो पहले बुक वैल्यू पता है ना। हाँ, बेचे कितने के लॉस में 6, तो 50,000 का बुक वैल्यू है और 6,000 का लॉस होगा, तो कितने में बेचे होंगे 44 में। लिखो बाय बैंक अकाउंट बेचे है 44 में, 6,000 का लॉस हुआ है, बाय लॉस ऑन सेल। अच्छा, और जो एसेट बेचे उसका डेप्रिसिएशन हमको पता है, बाय एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन कितना 20,000, इसका कॉन्ट्रा एंट्री यहाँ आएगा टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट, टू प्लांट एंड मशीनरी, बस इतना ही है, खत्म। चलो दोनों अकाउंट को बंद करो। करंट ईयर का डेप्रिसिएशन बैलेंसिंग फिगर इस बार आएगा बाय डेप्रिसिएशन अकाउंट, ये बैलेंसिंग फिगर आएगा 130 प्लस 20 150, 150 माइनस 110 40,000, और पता है यही वाला ऑपरेटिंग एक्टिविटी में प्लस होगा, यही करंट ईयर का डेप्रिसिएशन। इस अकाउंट को बंद करो, ये कितना हो रहा है 70,000, 4 लाख 70, 470 माइनस 20 50,000, तो ये आ गया टू बैंक अकाउंट परचेज किए होंगे, टू बैंक अकाउंट इज द बैलेंसिंग फिगर। हो गया, तो ये वर्किंग नोट बन गया। अब अपना कैश फ्लो स्टेटमेंट नहीं बनाना है, अलग अलग बनाना, ऑपरेटिंग और इन्वेस्टिंग। तो हेडिंग डालो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, और वैसे पार्टिकुलर्स और अमाउंट लिखो, थकना नहीं है, लिखते चलो। समझो ये एग्जाम का प्रेशर ही इस तरीके से, रुकना नहीं है, बीच में सांस नहीं लेना है, धड़ाधड़ बनाते जाओ एकदम। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। देखो हम लोग को लगभग 1 घंटा भी नहीं हुआ है अभी, पूरा 45 ही मिनट्स हुआ है लगभग, अपना 3 क्वेश्चन कंप्लीट होने जा रहा है। है ना, हाँ, तो 15 मिनट एवरेज लग रहा है अपने को। पार्टिकुलर्स, अरे तो उसमें हम तुम लोग को समझा रहे इसलिए ना, पार्टिकुलर्स एंड अमाउंट। चलो सबसे पहले कहाँ से चालू किया जाए, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस से, बस अब बोलते जाओ लिखते जाओ, डिफरेंस बिटवीन सरप्लस, दैट इज पूरा लिखना पड़ता है एग्जाम में, दैट इज बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस। क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करेंगे तो पता चला कितना प्रॉफिट हुआ। तो देखो एक्चुअली पिछले साल लॉस चल रहा था 90,000, उतना मैं सोचो, तुम सिंपल क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है ना, करो 1 लाख माइनस 90,000, तो वो प्लस हो जाएगा, 1,90,000 हो जाएगा।
1,90,000। ठीक है, अब बोलो ऐड प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का। ऐड प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर वाला प्लस करेंगे, कितना था? पिछले साल था 30,000। करंट ईयर वाला को हम लोग इग्नोर करते हैं, उसका फैसला अब अगला एनुअल जनरल मीटिंग में होगा, वो करंट कंटीजेंट लायबिलिटी होता है। प्रपोज डिविडेंड, ऐड ट्रांसफर टू रिजर्व है नहीं, इंटरिम डिविडेंड है नहीं, प्रोविजन फॉर टैक्स है, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, ऐड प्रोविजन फॉर टैक्स मेड। अब देखो अलग से टैक्स मेड या प्रोविजन टैक्स पेड का इन्फॉर्मेशन नहीं था, तो हम लोग एज्यूम कर लेंगे कि पिछले साल वाला का पेमेंट किए होंगे और ये इस साल बना लिए होंगे, तो ये वाला प्लस करेंगे 30,000। ठीक है, इसके अलावा कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इनकम एक्सपेंस कुछ भी नहीं है, रिफंड ऑफ टैक्स भी नहीं है, बस खत्म हो गया। 190 प्लस 60 2,50,000। इसको क्या बोलेंगे? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। लिखने का स्पीड बाबू तुम लोग बढ़ा लेना जरूर से, क्योंकि सोचो ना ओवरऑल मान लीजिए 20-25 पेज तुमको एग्जाम में भरना पड़ता है। तुम नॉर्मल सोचो, तुम कहीं खाली लिख रहे हो बैठ करके, तो 20-25 पेज लिखने में भी तो स्पीड का डिफरेंस हो जाएगा ना। एक स्टूडेंट को बोलेंगे 20-25 पेज लिखो नॉर्मल देख के ही लिखो, और दूसरे स्टूडेंट को भी बोलेंगे, तो दोनों का स्पीड में अंतर है ना। कोई हो सकता है कि 10 मिनट फास्ट लिख ले, कोई 20 मिनट फास्ट लिख ले, तो स्पीड मेंटेन करना जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ो। अब इसके बाद कुछ नन कैश या नन ऑपरेटिंग आइटम का एडजस्टमेंट करेंगे। इसमें मेन क्या था? डेप्रीसिएशन। बोलो ऐड डेप्रीसिएशन। हाँ, डेप्रीसिएशन कितना निकाले देखो वर्किंग नोट में, 40,000। ऐड डेप्रीसिएशन 40,000। एमोटाइजेशन मिलेगा ना एक गुडविल का, 90 से घट करके कितना हो गया है? 70। तो 20,000 गुडविल एमोटाइज ऐड करो। गुडविल एमोटाइज्ड ठीक है। हाँ, एसेट को बेचने पर लॉस हुआ है ना, लॉस ऑन सेल ऑफ मशीन 6,000। प्रॉफिट तो कहीं हुआ नहीं है। इसके अलावा कोई प्रोविजन फॉर बैड डेट बढ़ना घटना ऐसा कुछ है नहीं। इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड कुछ है नहीं। कोई लोन डिवेंचर जिसके ऊपर का कोई इंटरेस्ट का पेमेंट हो नहीं है। मतलब मन में फटाफट वो आइटम गो थ्रू करना नहीं ना है। बोलो 250 प्लस 40 प्लस 20 और 6 3,16,000। इसका नाम क्या है? ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस। अब इसके बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का बारी है, जिसमें दो ही आइटम है, इन्वेंट्री और ट्रेड पेबल्स। यानी जब क्वेश्चन पढ़ते हो ना, उसी समय अपना एकदम नज़र ऐसा होना चाहिए कि टारगेट फिक्स है, ध्यान रहेगा सारा कुछ। देखो ये 10 से बढ़ करके 20 हुआ, इन्वेंट्री करंट एसेट्स होता है, इसके साथ उल्टा काम करेंगे हम लोग, बढ़ा है हम लोग माइनस करेंगे। अच्छा, ट्रेड पेबल तो करंट लायबिलिटी होता है, इसके साथ सीधा ही काम करेंगे। ये घटा है तो इसको हम लोग माइनस ही करेंगे, तो दोनों ही माइनस हो रहा है एक्चुअली में। ये भी 10,000 माइनस ही हो रहा है, और ये 25 से 15 10 ये भी माइनस ही, दोनों माइनस ही हो रहा है। लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री बोल के माइनस करेंगे, लेस इंक्रीज इन इन्वेंट्री 10,000 ये माइनस होगा, और ये भी लेस होगा बट ये डिक्रीज के कारण लेस हो रहा है। लेस डिक्रीज इन ट्रेड पेबल। ठीक है, इससे ज़्यादा तुम सोचो कि हम प्रेजेंटेशन कर ले बोर्ड एग्जाम में, तो वो करना भी पॉसिबल नहीं, काफ़ी है इतना अपने आप में। ठीक है, 10,000 यहाँ भी डिक्रीज होगा, तो बोलो कितना बचा। हालांकि यहाँ पर हम लेस लिख दिए, तो हमको यहाँ पर नेगेटिव साइन लगाने का कोई नीड नहीं है। ठीक है, वो लेस लिख चुके हैं। बोलो 316 में से 20 घटेगा 296। इसको क्या बोलेंगे? कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन हो गया, लेस इनकम टैक्स पेड।
लेस इनकम टैक्स पेड। पिछले वाले को टैक्स पेड मानेंगे 20,000 को, ये माइनस होगा 296 माइनस 20 276 बन गया। यही हो गया कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। छः नंबर लायक तो है क्या क्वेश्चन? 6 नंबर लायक है। हाँ, अभी बचाओ एक पार्ट, इन्वेस्टिंग या फाइनेंसिंग में से कोई एक होगा, ऊपर में लिखा हुआ था। सेकेंड पार्ट इन्वेस्टिंग एक्टिविटी लिख लो, कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। पर्टिकुलर्स अमाउंट, ये तो इस अकाउंट में मिल जाएगा। एक परचेज किए थे 50,000 और एक सेल किए थे 44 का। सेल ऑफ प्लांट एंड मशीनरी 44, एक परचेज की है। और भी चेक कर लेंगे कुछ आइटम है कि नहीं। परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी ये 50,000 है, ये आउटफ्लो है। इसके अलावा एक बार क्वेश्चन में गो थ्रू करो कोई एसेट्स और है तो ना, और तो कुछ नहीं है। 6,000 नेगेटिव, यही हो गया कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। अब यही तीनों क्वेश्चन को एक बार घर में जाकर के दोबारा से बनाओगे जरूर, ठीक है? क्योंकि तो अभी मेरे साथ साथ बनाए, घर में बनाओगे तो याद आना चाहिए ना सारा पॉइंट, ठीक है? इसको बंद करें।